NIOS कक्षा 10 विषय हिंदी सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आइए आदर्श प्रश्न पत्र पर चर्चा करते हैं। 201 कुल अंक 100 समय आपका 3 घंटा। टिप्पणी इसे ध्यान से समझें कि आपको प्रश्न पत्र को पहले ध्यान से समझना है कि प्रश्न पत्र के दोनों खंडों में प्रश्नों की संख्या 37 है और सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। यानी कि जो कुल प्रश्न हैं वो आपके 37 प्रश्न होंगे। प्रश्नों के लिए निर्धारित अंक उनके समक्ष दिए गए हैं, यानी सामने दिए गए हैं। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, खंड अ और खंड ब, यानी 2 भागों में ये प्रश्न पत्र आपका बटा हुआ है। खंड अ में वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पी प्रश्न होंगे और खंड ब में विषयनिष्ठ या वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं। खंड अ में कुल 27 प्रश्न हैं। खंड अ में 27 प्रश्न हैं। इनमें प्रश्न संख्या 1 से 5 पठित कविता पर, जो आपने कविता जो पाठ पढ़े हैं उन पर आधारित है। प्रश्न संख्या 6 आपकी अपठित कविता पर आधारित है। प्रश्न संख्या 7 से 19 पठित गद्य पर, जो आपकी किताब से कहानियों वाला जो भाग है, जो पाठ हैं उनमें से। प्रश्न संख्या 20 अपठित गद्यांश पर और प्रश्न संख्या 21 से 27 व्याकरण पर आधारित प्रश्न है। कौन सा खंड है? अखंड, जो आपका पहला भाग है। उन प्रश्नों की बातें हो रही हैं कि प्रश्नों के साथ निर्देशानुसार उनके आंतरिक विकल्प भी दिए गए। आंतरिक विकल्प जो अथवा में दिए हुए होते हैं, यानी 2 प्रश्न दिए हुए होते हैं जो आप अपनी पसंद से दोनों में से कोई से भी कर सकते हो, वो आंतरिक विकल्प के अंतर्गत आते हैं। अब खंड ब में कुल 10 प्रश्न हैं। इनमें प्रश्न संख्या 28, 29, 30 पठित कविता पर आधारित हैं। प्रश्न संख्या 31 से 34 पठित गद्य पर आधारित हैं तथा प्रश्न संख्या 35, 36, 37 लेखन कौशल पर आधारित हैं। लेखन कौशल में आप पढ़ ही चुके हैं कि आपके 3 पाठ हैं, सार लेखन, पत्र लेखन और निबंध लेखन। 3 पाठों से ही प्रश्न पूछे जाएंगे, तो वही हैं। प्रश्नों के साथ उनके आंतरिक विकल्प भी दिए गए हैं। अभी मैं समझा दिया है कि आंतरिक का मतलब अथवा में दिए हुए होंगे, जिनमें से आपको कोई सा भी एक करना है। निर्देशानुसार विकल्प का ध्यान रखते हुए सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जो आपके 37 प्रश्न आए हुए हैं, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। अब यहाँ से शुरू करें। खंड अ वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय। आपको हमारी प्लेलिस्ट में सभी पाठों को पढ़ाया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं विस्तार से। पहला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के रिक्त स्थान भरिए। निर्देशों को अवश्य पढ़ना है कि रिक्त स्थान भरिए और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। प्रश्न 1 का पहला, चंद्रगहना से लौटती बेर। मैं चंद्रगहना, खाली स्थान यहाँ आया हुआ है। अगर आपने चंद्रगहना से लौटती बेर को ध्यान से पढ़ा है तो चंद्रगहना एक जगह का नाम है। जगह या स्थान, आप जौन सा भी भरना चाहें भर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? स्थान। आपको बता दें कि आप अपनी उत्तर पुस्तिका में किस प्रकार से उत्तर लिखोगे। आपको प्रश्न लिखने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले यहाँ प्रश्न संख्या 1 दी हुई है, ठीक है, 1 दी हुई है। तो इसमें आपको उत्तर पुस्तिका में क्या लिखना है? उत्तर 1। ये हमारा 1 जो है मुख्य प्रश्न है, ठीक है। अब आप 1 जो रोमन में लिखा हुआ है 1, अगर इसे कर रहे हैं तो आप लिखोगे रोमन में 1 और उत्तर लिख दोगे स्थान। या आप 2 कर रहे हैं तो लिखोगे 2 और लिख दोगे उत्तर, जो भी है। अभी पढ़ेंगे। तो आज़ादी कविता के अनुसार, आज़ादी में बताया गया था कि आज़ादी क्या होती है। आज़ादी कविता के अनुसार यहाँ खाली स्थान है, आज़ादी है, तो आपको यहाँ भरना है अनिवार्य आवश्यकता की पूर्ति। अनिवार्य
आवश्यकता की पूर्ति, अनिवार्य आवश्यकता की पूर्ति। उत्तर लिख देना है, क्योंकि आज़ादी में यही समझाया गया था कि जो हमारी आवश्यकताएं हैं, अगर भूखे को खाना मिल जाए, प्यासे को पानी मिल जाए, ये आप सब पढ़े हैं, तो वही अनिवार्य आवश्यकताओं की अगर पूर्ति हो जाए तो वही हमारे लिए क्या है, आज़ादी है। प्रश्न नंबर 2 का पहला, कबीर ने बढ़ते जल की तुलना की है, किससे की है? आपने दोहा पढ़ा होगा कि जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दो हाथ उलीचिए यही सयानो काम। तो जल की तुलना किससे की गई है? धन से की गई है। अथवा में निम्नलिखित कवियों और कविताओं का सही मिलान वाला विकल्प चुनना है। आपको पहले ही एक वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं कि प्रत्येक पाठ जो आपके पाठ्य पुस्तक में हैं, जो आपके पेपर में आने वाले हैं, उन सभी को याद कर लेना है, पाठों के कवि और लेखकों के नाम। तो बूढ़ी पृथ्वी का दुख, आज़ादी, आह्वान, चंद्रघना से लौटती बेर, ये आपने पढ़े ही हैं कि आज़ादी जो कविता है, जो जो याद करते जाए उसका मिलान करते जाए। जैसे आज़ादी बाल चंद्र चुल्लिकाड की है, आह्वान जो कविता है वो आपके चंद्रघना से लौटती बेर केदारनाथ अग्रवाल की है, आह्वान जो है वो मैथिली शरण गुप्त की है, और बूढ़ी पृथ्वी का दुख निर्मला पुतुल की है। ठीक है, तो आप इस प्रकार से विकल्प को ध्यान रखेंगे कि विकल्प कौन सा सही हो सकता है जो हमने ये मिलान किया है। तो इसमें घ में सी इसका विकल्प सही होगा, सी इसका विकल्प सही होगा, क्योंकि घ में क्या बताया था हमने कि चंद्रघना से लौटती बेर में केदारनाथ अग्रवाल के द्वारा लिखी हुई है, जो चंद्रघना से केदारनाथ अग्रवाल की। ख में 2 यही मिलान किया था, आज़ादी जो है बाल चंद्र चुल्लिकाड की है, और क में 4 बूढ़ी पृथ्वी का दुख निर्मला पुतुल की है, और बच गई हमारी आह्वान, आह्वान जो है वो मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी हुई है। तो इस तरह से आपको मिलान करके जो 4 विकल्प दिए गए हैं उनमें से आपको पता करना है कि कौन सा विकल्प जो हमारा सुमेलित होता है। अगला है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के रिक्त स्थान एक शब्द या वाक्यांश से भरिए और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। 3 अंक का के यहाँ पे 4 प्रश्न दिए गए हैं, 4 में से केवल आपको 3 करने हैं। पहले बताया गया तो विकल्प दिए हुए हैं, आंतरिक विकल्प दिए हुए हैं कि जो आपको आपके चॉइस पर आधारित हैं कि 4 में से जो आपको आ रहे हैं सिर्फ वही करने हैं। तो पहले प्रश्नों को ध्यान से पढ़ेंगे कि आपको 4 में से 3 ही करने हैं, तो सबसे सही उत्तर आपको जो आ रहा है उसे करने का प्रयास पहले करेंगे, उन्हें ही करेंगे। जैसे यहाँ पे पहला, बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता में पेड़ों के हजारों हजार हाथों के हिलने से अभिप्राय है कि, यहाँ खाली स्थान दिया हुआ है, तो वे क्या कह रहे हैं कि जो हजार हाथ जो ऊपर उठे हुए हैं, जो हिल रहे हैं, उन वो क्या कर रहे हैं, वे रक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे कि वे रक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। दूसरा, चंद्रघना से लौटती बेर कविता में पोखर शब्द किसके लिए आया है? खाली स्थान है, तो यहाँ पे किसके लिए आया है पोखर? पोखर शब्द का अर्थ आपको पता होना चाहिए, तालाब। किसके लिए आया है? तालाब के लिए आया है। आह्वान कविता में पीछे रह गए लोग आगे खाली जगह करके बढ़ गए। क्या करके बढ़ गए? कठिन परिश्रम करके बढ़ गए। तो ये सब आप जब कविता पढ़ोगे तो कविता का अर्थ में ये सब समझाया हुआ है, तो वहाँ पे एक एक लाइन आपको याद रखनी है। तो क्या उत्तर हो सकता है? तो क्या होगा? कठिन परिश्रम। चंद्रघना से लौटती बेर कविता में फाग गाता मास फागुन आ गया जैसे। अब इसमें यहाँ कौन सा अलंकार है? अलंकार भी पढ़ाए हुए हैं। तो यहाँ पे जहाँ पे प्रकृति से मानव जैसी क्रियाओं का आरोपित कर दिया जाए तो वहाँ पे क्या होता है? मानवीकरण अलंकार होता है कि फागुन महीना, फाग माने फागुन महीने में गाए जाने वाला होली गीत, वो गाता हुआ जो फागुन का महीना है वो आ गया है। तो यहाँ पे मानव जैसी क्रियाएं की जा रही हैं, तो मानवीकरण अलंकार होगा। कौन सा होगा? मानवीकरण। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखने हैं। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के रिक्त स्थान भरिए और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ये भी रिक्त स्थान के लिए है कि कविता में प्रयुक्त हुए अनंत कपड़े गतिमान पहिए हैं,
ये खालिस्तान क्या हो, कौन सी कविता में आए हैं जो कपड़े और गतिमान पहिए के बारे में बताइए। आज़ादी कविता में आए हुए हैं। याद रखना है आपको, कविताएं वाले जो पाठ हैं वो याद रखने। आज़ादी कविता में प्रयुक्त हुए अनंत कपड़े गतिमान पहिए क्या हैं, विशेषण है। विशेषता ही तो बता रहे हैं, तो क्या है यहाँ पे, ये दो विशेषण हैं। उत्तर होगा विशेषण। कबीर ने एक दोहे में कुम्हार की तुलना किससे की है, बताइए। गुरु से की है। और घड़े की तुलना शिष्य से की है। उत्तर होगा शिष्य। वो आपने दोहा ही पढ़ा है कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़ई खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट। अगला प्रश्न, चंद्र गहना से लौटती बेर कविता में बांधे मुरेठा शीश पर खालिस्तान के लिए और देह की पतली कमर की है लचीली के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो बताइए, जब आप चंद्र गहना से लौटती बेर पाठ को पढ़ रहे हैं तो बांधे मुरेठा शीश पर कौन होता है, चना, तो चने के लिए आया है। और देह की पतली और कमर की है लचीली कौन है, वो कौन है, अलसी, आपने पढ़ा है। इस तरह से आपको उत्तर देने हैं। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों में से दो प्रश्नों के रिक्त स्थान एक शब्द या वाक्यांश से भरकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। खैर, खून, खांसी, खुशी में अलंकार है क्योंकि मैंने अनुप्रास अलंकार में वर्ण की आवृत्ति होती है, तो यहाँ पे क्या है, अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है कि एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है, बार बार आता है। यहाँ पे देखो ख वर्ण जो है वो बार बार आ रहा है। आज़ादी कविता में प्रयुक्त शब्द शागिर्द, तन्हाई भाषा के हैं और लैंप पोस्ट शब्द भाषा का है। यह खालिस्तान दिया है, तो आपको शब्द पता करना है कि कौन सी भाषा का है। आपको पढ़ाया हुआ है तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, यानी कौन कौन सी भाषा के हैं। तो यहाँ पे शागिर्द और तन्हाई ये फारसी भाषा के हैं, फारसी। और लैंप पोस्ट का अर्थ होता है बिजली का खंभा, ये आपका अंग्रेजी का शब्द है। इस तरह से आपको उत्तर लिख देने। ऊंचे कुल का जन्मिया दोहे में की प्रेरणा दी गई है। इस दोहे में अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो ऊंचे कुल का जन्मिया करनी ऊंच न होए, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदे सोई। तो इसमें कर्म की प्रेरणा दी गई है। किसकी, कर्म की, कि कर्म के अनुसार ही व्यक्ति ऊंचा या नीच होता है। और इस दोहे में दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया गया है, दृष्टांत। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उत्तर के रूप में दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ये आपका 4 नंबर का है, जो आपका अपठित काव्यांश था वो आपका 4 नंबर का आएगा। ये जो कविता है ये आपकी पाठ्य पुस्तक में नहीं है, इसलिए इसको अपठित बोला जा रहा है। ये 4 अंक का है कि पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जवानी, अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी, यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका अर्थ पंथी पंथ का अनुमान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। बाट का अर्थ होता है राह, यानी रास्ता। है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरी गहवर मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर बाग वन सुंदर मिलेंगे, किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित है, अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के सर मिलेंगे, कौन सहसा छूट जाएंगे मिलेंगे कौन सहसा, आ पड़े कुछ भी रुकेगा तू ना ऐसी आन कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। इस कविता का अर्थ जानने के बाद मैं नीचे आपको जो 4 प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर आपको इस कविता से लिखने हैं। प्रश्न नंबर 1, खोल इसका अर्थ पंथी पंथ का अनुमान कर ले का भाव क्या है। इसका उत्तर होगा ख, कि यात्रा से पहले राह जानकर अपना लक्ष्य सुनिश्चित करना, कि यात्रा से पहले
जो रास्ता है उसको जान करके अपना जो लक्ष्य है उसको सुनिश्चित कर लीजिए। कविता में सरित, गिरि और गह्वर प्रतीक किसके हैं? इसका उत्तर होगा मार्ग की बाधाओं के। कि रास्ते में मार्ग की जो बाधाएं आती हैं उनके लिए प्रयुक्त किए गए हैं। प्रश्न नंबर 3, काव्यांश का मूल विषय है। काव्यांश का मूल विषय क्या है? कि जीवन की अनिश्चितता में यात्रा की निरंतरता। कि जीवन की अनिश्चितता है और फिर भी उसमें हम यात्रा की निरंतरता, यात्रा हम निरंतर कर रहे हैं। काव्यांश का मूल विषय यही है कि काव्यांश में और अलंकारों का सौंदर्य है। इसमें 2 अलंकार आए हुए हैं। कौन कौन से अलंकार आए हुए हैं? एक तो है इसमें अनुप्रास अलंकार और रूपक अलंकार। इस तरह से आपके ये उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए रिक्त स्थान भरिए और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। प्रश्न नंबर 7 का पहला, कि अंधेर नगरी नाटक में राजा के लिए किस विशेषण का प्रयोग किया गया है? आपने पाठ पढ़ा था भारतेंदु हरिश्चंद्र का अंधेर नगरी। उसमें राजा के लिए कौन सा विशेषण का प्रयोग किया गया था? अंधेर नगरी चौपट राजा। उत्तर होगा चौपट। अथवा बहादुर शीर्षक कहानी में लेखक के पुत्र का नाम क्या था? बताएं कि लेखक के पुत्र का क्या नाम था? किशोर, कुमार, कृष्ण कुमार या कृष्ण? तो लेखक के पुत्र का नाम था किशोर। फोटो के नीचे छपी सूचना को अखबार की भाषा में कहते हैं। तो इसका उत्तर इंट्रो, सब हेडिंग, कैप्शन या समाचार स्रोत, उसको कहते हैं कैप्शन। अथवा शतरंज के खिलाड़ी कहानी का उद्देश्य करना है, क्या है? गुलामी के कारणों के प्रति सचेत करना। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के रूप में दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। प्रश्न नंबर 9 का पहला, बहादुर घर में फिरकी की तरह नाचता रहता था का आशय है कि वह, इनमें से 4 विकल्पों में से कौन सा उत्तर होगा? आपने पढ़ा है बहादुर पाठ, तो उत्तर होगा का वह काम करने के लिए इधर उधर दौड़ता रहता था। जब वह इधर उधर दौड़ता रहता तो उसको कहते हैं फिरकी की तरह नाचता रहता था। अथवा माँ बाप का कर्जा तो जन्म भर भरा जाता है। बहादुर के इस कथन से क्या ज्ञात होता है? कि विकल्प का ख, ग, घ, इनमें से होगा विकल्प ग, उसे माँ बाप के प्रति अपने कर्तव्य का एहसास है, तभी वो कहता है कि माँ बाप का कर्जा तो जन्म भर भरा जाता है। कि माँ बाप हमारे लिए इतना करते हैं कि उनका जो कर्जा है वो जन्म भर भरा जाता है। प्रश्न नंबर 10 का पहला, शतरंज के खिलाड़ी कहानी में बिना युद्ध के नवाब को बंदी बनाए जाने पर भी मीर और मिर्जा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि? विकल्प का ख, ग, घ को बड़े ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद इसका उत्तर देना है कि शतरंज के बादशाह को बचाना अधिक आवश्यक था। कि शतरंज के बादशाह को बचाना अधिक आवश्यक था। इसका उत्तर होगा अथवा शतरंज के खिलाड़ी कहानी का यह संवाद, घास तो आपके अब्बाजान छीलते होंगे, यहाँ तो पीढ़ियों से शतरंज खेलते चले आ रहे हैं, संकेत करता है मीर की प्रतिकार भावना। यहाँ पे उत्तर होगा ग, मीर की प्रतिकार भावना की ओर संकेत करता है। शतरंज के खिलाड़ी पाठ को ध्यान, जो कहानी है प्रेमचंद की, उसे ध्यान से पढ़ें। कि सभी पाठों को आपको बड़े ध्यान से पढ़ना होगा, तब जा कर के आप आसानी से उत्तर कर पाएंगे। प्रश्न नंबर 11 का 1, आपने अपने मित्र को पत्र लिखा है, यह पत्र किस प्रकार का होगा? क्या आप पढ़ चुके हैं कि मित्र को पत्र लिखा जाता है वो कौन सा पत्र होता है? मित्र को जो पत्र लिखा जाता है वो अनौपचारिक पत्र होता है। अथवा विस्तार से कही गई बात को कम शब्दों में व्यक्त करने की कला क्या कहलाती है? वो सार लेखन कहलाती है।
निम्नलिखित प्रश्नों के रिक्त स्थान एक शब्द या वाक्यांश से भरिए और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। प्रश्न नंबर 12 का पहला, अंधेर नगरी पाठ में टके शेर भाजी टके शेर खाजा कथन में निहित व्यंग जो अर्थ है वो क्या है, ये आपको खाली स्थान में भरना है। इसका अर्थ होगा गुणों और मूल्यों की कदर नहीं है। वहाँ पे गुणों और मूल्यों की कदर नहीं है, ये आपको उत्तर लिखना होगा। अथवा अंधेर नगरी पाठ में महंत ने नगर छोड़कर जाने का निर्णय लिया क्योंकि उसको लग रहा था कि भावी संकट की आशंका थी, कि वह भविष्य में जहाँ पे गुणों और मूल्यों की कोई कदर नहीं होती है वहाँ पे भावी संकट की आशंका होती है। भावी यानी भविष्य में होने वाला संकट आ सकता है, तो उत्तर होगा इसका भावी संकट की आशंका। समाचार स्रोत में यह शामिल नहीं होता कि समाचार स्रोत में अब क्या शामिल नहीं होता कि समाचार कैसे प्राप्त हुआ। समाचार कैसे प्राप्त हुआ, इसका उत्तर होगा कि समाचार स्रोत में यह शामिल नहीं होता कि समाचार कैसे प्राप्त हुआ। अथवा अखबार का संपादकीय किस पर आधारित होता है, समाचारों पर आधारित होता है। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के जो है रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। 4 प्रश्न यहाँ दिए गए हैं, चारों में से केवल 2 ही प्रश्न आपको करने हैं। कि नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके लेखक कौन हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ में लेखक ने की विचारधारा पर संकेत किया है। किसकी विचारधारा पर संकेत किया है, महात्मा गांधी की विचारधारा पर संकेत किया है। पाठ को पढ़ते हैं तब वहाँ आता है कि महात्मा गांधी की विचारधारा। प्रश्न ग कि अंधेर नगरी नाटक के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र अंधेर नगरी नाटक के लेखक हैं। अंधेर नगरी नाटक के तत्व के कारण वह अन्य विधाओं से भिन्न है। अभिनेता तत्व के कारण, उत्तर क्या होगा, अभिनेता। क्योंकि ये नाटक का तत्व है जो अन्य विधाओं से भिन्न है। प्रश्न नंबर 15 कि निम्नलिखित संवाद किस पात्र के हैं, किन्हीं 2 की पहचान कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। का देख वे मेरा काम सबसे पहले होना चाहिए, यह किसने कहा था, ये किशोर का कथन है, किशोर ने कहा था। ख बच्चा बहुत लोभ नहीं करना, ये कथन किसका है, ये संवाद है महंत का, अंधेर नगरी पाठ में है। इतनी लोग खुदा से लगाते तो बली हो जाते, लगते नहीं लगाते हैं यहाँ। तो बेगम साहब मिर्ज़ा से कहती हैं कि इतनी लोग, क्योंकि मिर्ज़ा शतरंज खेला करते थे, मिर्ज़ा मीर साहब के साथ में शतरंज खेला करते थे। तो बेगम ने मिर्ज़ा से कहा कि इतनी लोग खुदा से लगाते तो वली का मतलब है सिद्ध पुरुष हो जाते, कि अब शतरंज की आदत आपको डली हुई है, तो ये अगर इतनी लोग खुदा से लगाते तो एक सिद्ध पुरुष आप अब तक बन जाते। तो ये कथन किसका है, बेगम का है। मैं समझ रही थी कि शहर मेरा स्वागत करेगा, ये पाठ सुखी राजकुमार से आया है, जिसमें गोरैया जैसे ही शहर में आती है तो वो सोचती है। तो किसका कथन है, किसका संवाद है, गोरैया का। इसका उत्तर होगा गोरैया। प्रश्न नंबर 16 कि नीचे दिए गए कथनों में से किन्हीं 2 कथन उत्तर पुस्तिका में लिखिए और बताइए वे सही हैं या गलत हैं। प्रश्न नंबर 16 आपको इस पर सही या गलत बताना है। कि नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ में पशुता से आशय है बुरी प्रवृत्ति। पशुता का अर्थ क्या होता है, बुरी प्रवृत्तियाँ, ये क्या है, सही है। विज्ञापन का उद्देश्य भाषा शिक्षण होता है, इसका ये उत्तर क्या है, गलत है। व्यापार जगत के समाचारों की भाषा में बनावटी शब्दों का प्रयोग किया जाता है, यह भी क्या है, गलत है।
बहादुर चोरी के झूठे आरोप के कारण घर से भाग जाता है। ये सही है कि बहादुर पर चोरी के झूठे आरोप लगा दिए जाते हैं जिससे वो घर से भाग जाता है। प्रश्न नंबर 17 का पहला खालिस्तान है की मदद से सुखी राजकुमार नगर के लोगों के दुख दूर करता है और यहाँ पे खालिस्तान का संदेश देता है कि दोनों खालिस्तानों में क्या आएगा। तो इसका उत्तर होगा कि पहला तो है गोरैया की मदद से कि सुखी राजकुमार नगर के लोगों के दुख दूर करता है और निस्वार्थ प्रेम का संदेश देता है कि बिना स्वार्थ के प्रेम करना चाहिए, निस्वार्थ प्रेम का संदेश देना चाहिए। उत्तर ग। आप इस तरह से कि मैना इसमें नहीं है, बया भी नहीं है, कोयल भी नहीं है, तो गोरैया इस पाठ में आई हुई है तो यही उत्तर होगा। इस तरह से भी आप कर सकते हो। अथवा दूसरा सुखी राजकुमार कहानी में खालिस्तान दिया हुआ है के द्वारा बार बार मिस्र देश जाने की बात की गई है। इससे हमें समझ सकते हैं कि उसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। चारों विकल्पों में जो सबसे पहले सही है वह है गोरैया ऐश्वर्य के प्रति आकर्षण है कि जो मिस्र देश है वहाँ का जो ऐश्वर्य है उसके प्रति वो आकर्षण है उसका, इस वजह से वो बार बार मिस्र देश जाने की बात कहती है। प्रश्न नंबर 18 है कि नीचे दिए गए पाठों और पात्रों में 2 सही युग्म चुनिए। जो जोड़ा है 2 वो आपको सही चुनना है और उत्तर पुस्तिका में लिखना है कि पाठ का नाम यहाँ दिया गया है कि बहादुर। क्या बहादुर में गोरैया आई है? शतरंज के खिलाड़ी में गोवर्धन, सुखी राजकुमार में मिर्जा, अंधेर नगरी किशोर। अब आपको इन पे आपको जो पात्र हैं वो आपको मिलान करना है कि बहादुर का क्या, बहादुर में कौन आया है? बहादुर में किशोर। बहादुर का क्या होगा? किशोर। बहादुर का किशोर है। और शतरंज के खिलाड़ी में मिर्जा, शतरंज के खिलाड़ी में मिर्जा है। सुखी राजकुमार में गोरैया है और अंधेर नगरी में गोवर्धन है। ठीक है, इस तरह से आपको इनके सही पात्र का नाम लिखना है, पाठ का नाम बराबर पात्र का नाम। तो बहादुर, किशोर, इस तरह से उत्तर लिखना है। प्रश्न नंबर 19 कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कि निबंध के मुख्यतः 3 अंग होते हैं। निबंध के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। 3 अंग कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले भूमिका, फिर उसके बाद में विषय वस्तु तथा उपसंहार। कि निबंध कैसे लिखें? पाठ को जब पढ़ोगे तो उसमें निबंध के मुख्य 3 अंग होते हैं, भूमिका, विषय वस्तु और उपसंहार। तो इसका उत्तर होगा विषय वस्तु। ख, निबंधों में कल्पना की प्रधानता होती है। भावात्मक निबंधों में कल्पना की प्रधानता होती है। यहाँ पर आएगा भावात्मक निबंध। विचारात्मक निबंधों में बुद्धि तत्व की प्रधानता होती है। यहाँ पे आएगा बुद्धि तत्व। किसी दर्शनीय स्थल पर आधारित निबंध वर्णनात्मक निबंध होते हैं। कौन से निबंध होते हैं? वर्णनात्मक निबंध होते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उत्तर के रूप में दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यहाँ पे गद्यांश दिया हुआ है, इसको ध्यान से पढ़ना है। विकास और पर्यावरण के मुद्दे और उनके परस्पर संबंध आध्यात्मिक महत्व के हैं, खासकर भारत के संदर्भ में। पहली प्राथमिकता तो यह है कि सभी लोगों को जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी की जा सकें और पर्यावरण और उनकी संपदाओं का किसी प्रकार का अवांछित दोहन ना हो सके। आर्थिक विकास की उच्च ऊर्जा पर आधारित जीवन शैली ने भौतिक समृद्धि को बढ़ाया है। विकासशील देश आज पर्यावरण संकट और विकास के संकट दोनों से घिरे हुए हैं। ये दोनों ही संकट एक दूसरे की तीव्रता और परस्पर प्रतिक्रिया से समस्या को और गहरा बना रहे हैं। एक तरफ तो असमानता, निर्धनता, बेरोजगारी की समस्याओं का कोई अंतर नहीं दिखाती और जिन्हें विकास की प्रक्रिया द्वारा सुलझाना है, दूसरी तरफ पर्यावरण का शोषण बढ़ता ही जा रहा है। रोचक तथ्य यह है कि वायु और जल के प्रदूषण की समस्याएं विकासशील विश्व में बढ़ती ही जा रही हैं और अधिकांश स्थानों पर इन्होंने विकराल रूप धारण कर लिया है। भारत को वर्तमान समस्याओं का स्थायी समाधान खोजने के साथ साथ भावी पीढ़ी को भी इन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। आपको ये गद्यांश
कम से कम 2 बार ध्यान से पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे पहला प्रश्न है, भारत के संदर्भ में विकास और पर्यावरण के मुद्दे का आध्यात्मिक होने का कारण हो सकता है। इसका उत्तर होगा घ, वैज्ञानिक आधार ना होना। प्रश्न नंबर 2, विकासशील देश का पर्यावरण और विकास में उलझे होने से अभिप्राय है पर्यावरण को नष्ट नहीं होने देना। भौतिकता की इच्छा रखने अगला है प्रश्न, अवांछित दोहन से आप क्या समझते हैं? अवांछित दोहन से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर होगा विकास के लिए पर्यावरण को अहित पहुंचाना। विकास के लिए पर्यावरण को अहित पहुंचाना। प्रश्न नंबर 4, हम अब भी सचेत नहीं हैं वायु और जल प्रदूषण की बढ़ती समस्या से। जो इस समय वायु और जल प्रदूषण की समस्या बढ़ रही है उससे अब भी हम सचेत नहीं हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के रूप में दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यहाँ से आपके व्याकरण के प्रश्न जो हैं शुरू हो रहे हैं। प्रश्न, बुरी तरह हारना के लिए सही मुहावरा है। बुरी तरह हारना, इसका उत्तर होगा मुंह की खाना। मुंह की खाना का अर्थ है बुरी तरह से हारना। अथवा गागर में सागर भरना, मुहावरे से आशय है कि गागर में सागर भरना मुहावरे का क्या अर्थ है? थोड़े शब्दों में अधिक कहना। तिरंगा, तिरंगा शब्द में कौन सा समास है? जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची हो वह द्विगी समास होता है। अथवा यथाशक्ति में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? यहाँ पे 4 विकल्प दिए हुए हैं। चारों विकल्पों को ध्यान से पढ़ना है कि इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा। इसका उत्तर है वहाँ भारी भीड़ जमा थी। अथवा में दूसरा प्रश्न कि ईश्वर के अनेकों नाम हैं, ईश्वर के अनेक नाम हैं, ईश्वर के नाम अनेक हैं, ईश्वर के अनेकों प्रकार के नाम हैं। इसका उत्तर है ख, कि ईश्वर के अनेक नाम हैं। ये वाक्य शुद्ध होगा। प्रश्न नंबर 24 का पहला, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य है। 4 विकल्प जो दिए गए हैं इनमें से एक मिश्र वाक्य को आपको छांटना है। कौन सा हो सकता है मिश्र वाक्य? जहाँ एक वाक्य दूसरे उपवाक्य से जुड़ा हुआ हो, आश्रित हो, वहाँ पे मिश्र वाक्य होता है कि एक उपवाक्य दूसरे उपवाक्य पर आश्रित हो। ठीक है, मेरा सपना फौजी बनने का है, ये सरल वाक्य है। जो मेहनती होते हैं उन्हें सभी सराहते हैं, ये यहाँ पे कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य है। वे दौड़ते दौड़ते दूर निकल गए, ये सरल वाक्य है। यह किताब अच्छी तो है पर महंगी है, ये मिश्र वाक्य है। ये मिश्र वाक्य नहीं, ये संयुक्त वाक्य है। कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है। तो इसमें मिश्र वाक्य कौन सा होगा? ख, कि जो मेहनती होते हैं उन्हें सभी सराहते हैं। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य कौन सा होगा? आप चाय पिएंगे या लस्सी? जहाँ और एवं या ये शब्द जुड़ें तो वहाँ पे संयुक्त वाक्य होता है। कप गिरते ही टूट गया, सरल वाक्य। जैसे ही शाम हुई वह घर आ गया, सुबह होते ही काम शुरू हो गया। इसमें से उत्तर होगा का, आप चाय पिएंगे या लस्सी। निम्नलिखित प्रश्नों में किन्हीं 2 के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। महेंद्र का संधि विच्छेद होगा महा प्लस इंद्र। महा प्लस इंद्र। पर्यावरण का संधि विच्छेद परि प्लस आवरण। क्या होगा? परि प्लस आवरण होगा। कैसे लिखेंगे? परि प्लस आवरण। इति प्लस आदि का संधि होगा। यहाँ पे आपको संधि करनी है, इन दोनों को जोड़ना है
इति प्लस आदि, इसका बनेगा, ये अयादि संधि है, इत्यादि। सत प्लस आनंद, इसका बनेगा सदानंद। ता का दा होगा, यहाँ पे व्यंजन संधि है, तो इसका बनेगा सदा सदानंद। ठीक है, जो ता है वो दा में बदल जाएगा, तो सदानंद। 26वां प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों में किन्हीं दो के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ये आपके प्रत्यय और उपसर्ग। माध्यमिक, माध्यमिक में मध्य प्लस इक, क्या बनेगा, मध्य प्लस इक। स्थायित्व, स्थायित्व में त्वय प्रत्यय होगा। कौन सा प्रत्यय, त्वय प्रत्यय। अनावश्यक, अनावश्यक में अन उपसर्ग होगा। अन प्लस आवश्यक, क्या होगा, अन प्लस आवश्यक। तो यहाँ पे क्या उत्तर होगा, अन उपसर्ग। अपमान में अप प्लस प्लस मान। ठीक है, ये आपके उपसर्ग और प्रत्यय हो गए। प्रश्न नंबर 27 कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। आपको तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज पढ़ाए हुए हैं, तो आपको इनकी पहचान करनी है कि इनमें सही कौन सा होगा। जैसे क, सत, अंग, षष्ठ और बीस में से तद्भव शब्द क्या होते हैं, तत्सम जो संस्कृत में प्रयुक्त होते हैं, तद्भव जो संस्कृत से हिंदी में परिवर्तित होकर के प्रयोग में लाए जाते हैं। तो इसमें 20 तद्भव है। निकास, निह, निर्जीव, नौकर में तत्सम कौन सा है, निर्जीव। डॉक्टर, जिंदगी, डोंगा, स्कूल। ठीक है, में से देशज शब्द कौन सा है, जो देशज, उत्तर होगा डोंगा। भात, रोड़ा, अग्नि, एहसान में विदेशी शब्द कौन सा है, उत्तर होगा एहसान। अभी आप खंड आ के सभी प्रश्नों को समझ चुके हैं। अब आइए करते हैं खंड ब विषयनिष्ठ वर्णनात्मक प्रश्न। प्रश्न नंबर 28 कि निम्नलिखित काव्यांश के कवि और कविता का नामोल्लेख करते हुए काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। दोहा पाठ से लिया गया है कि जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दो हाथ उलीचिए यही सयानो काम। इसका अर्थ और काव्य सौंदर्य हम किस प्रकार से लिखेंगे कि जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दो हाथ उलीचिए यही सयानो काम। सबसे पहले हमें पाठ का नाम लिखना है। उत्तर लिखते समय ध्यान रखें, पाठ का नाम है दोहे। उसके बाद कवि, कबीर इसका है कबीर। इस तरह से लिखेंगे। इनके लिए आपको आधा आधा अंक निर्धारित किया गया है। उसके बाद काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य कि यदि नाव में पानी भरने लगे, यदि नाव में पानी भरने लगे और घर में धन की अधिकता हो जाए तो समझदारी इसी में है कि दोनों हाथों से उलीचना शुरू कर दीजिए। नाव में पानी बढ़ने से उसका डूबना निश्चित है। इसी तरह यदि घर में आवश्यकता से अधिक धन आ जाए तो उसे दान कर देना चाहिए। घर में अगर दाम बढ़ने लगें आवश्यकता से अधिक तो उसे दान कर देना चाहिए, क्योंकि धन की अधिकता अपने साथ ऐसी विकृतियां लेकर आती हैं जिससे घर का विनाश होना निश्चित होता है। घर की यानी धन की आवश्यकता सभी को होती है, लेकिन अगर अधिकता हो जाए तब उसके लिए कहा गया है कि दान कर देना चाहिए। कि जैसे नाव में जल और घर में धन जैसी दो भिन्न स्थितियों में समानता स्थापित की गई है, साथ ही इससे नीतिगत उद्देश्य को सरल और बोधगम्य बनाया गया है। तब इसका अर्थ भी हमें समझाना है
कबीर ने धन की आवश्यकता को नकारा नहीं है, उन्होंने मना नहीं किया कि धन की आवश्यकता तो सभी को ही होती है। उसकी अधिकता को हानिकारक बताया गया है, उसकी अधिकता, धन की जो अधिकता है उसको हानिकारक बताया है। नीति और उपदेश की बात कही गई है इसमें, इस दोहे में नीति और उपदेश की बात कही गई है। कबीर की जो भाषा है वो सदुक्कड़ी भाषा है, ठीक है, सदुक्कड़ी भाषा है, इसे भी हम लिखेंगे। सदुक्कड़ी भाषा है, सहज भाषा में गहरी बात उदाहरण के माध्यम से की गई है, ठीक है। इस प्रकार से हम इसका काव्य सौंदर्य लिखेंगे। उसके लिए आपके 4 अंक निर्धारित किए गए हैं। अथवा में जो आज़ादी है, आज़ादी कविता से लिया गया है कि उस्ताद जी आज़ादी क्या होती है। पूछा दर्जी से उसके शागिर्द ने, क्या वह चारागाह में उछल कूद मचाता नन्हा सा बछड़ा है या उत्तर दिशा में दौड़ती सीटी बजाती रेलगाड़ी। इसका अर्थ लिखेंगे। उसी तरीके से पाठ कौन सा है हमारा, आज़ादी। जब उत्तर आप लिखना शुरू करोगे तो उत्तर इस तरह से लिखोगे, पाठ आज़ादी। और इसके कवि कौन हैं, बालचंद्रन चुल्लीकाड हैं। इस प्रश्न के साथ साथ जो प्रश्न किया हुआ है कि उस्ताद जी आज़ादी क्या होती है, शागिर्द ने उस्ताद जी से प्रश्न कर रहे हैं कि इस प्रश्न के साथ साथ शागिर्द ने कई संदर्भों का वर्णन करके आज़ादी का अर्थ जानना चाहा है कि आज़ादी क्या होती है। उसने अपने हिसाब अपने उस्ताद के सामने रखे हैं, जो उसके मन में जो विचार थे उन विचारों को उस्ताद के सामने रखता है कि जिज्ञासा रखी कि क्या चारागाह में नन्हे से बछड़े का उछल कूद करने का, जो एक बछड़ा है कि वो जो चारागाह में एक उछल कूद मचा रहा है, नन्हा सा बछड़ा है, क्या उसे ही आज़ादी कहते हैं या बेफिक्र और खुश रहने को आज़ादी कहेंगे। दूसरा संदर्भ यह है कि शागिर्द पूछता है कि उत्तर दिशा में दौड़ती सीटी बजाती रेलगाड़ी कि क्या असंभव समझे जाने वाले काम को पूरा करने का नाम आज़ादी है, क्योंकि सूरज में घोंसला बनाने के लिए उड़ान भरने वाली। ये आप पढ़ रहे थे कि जो उसके मन में जो सवाल आ रहे थे कि चिड़िया का दुस्साहस ऐसा ही है कि जो आसमान में जो घोंसला बनाने के लिए जो तैयार है सूरज में, तो चिड़िया का जो दुस्साहस है वो भी है। या फिर उत्तर दिशा में दौड़ती सीटी बजाती रेलगाड़ी की जो उत्तर दिशा की तरफ जो रेलगाड़ी है वो दौड़ती जा रही है, क्योंकि उत्तर दिशा का वर्णन इसलिए किया गया है क्योंकि ये जो कवि है वो दक्षिण भारत में रहने वाला है। तो जो दक्षिण भारत से जो रेलगाड़ी है वो उत्तर दिशा की ओर जाने वाली है, तो इसलिए यहाँ पर उत्तर दिशा में दौड़ती हुई सीटी बजाती रेलगाड़ी का संदर्भ यहाँ पे लिया गया है, ठीक है। इस तरह से हम इसका अर्थ लिखेंगे कि इसकी क्या है, भाषा सरल है, सहज है, आसान बोलचाल के शब्दों में है। अरबी शब्द इसमें मुसाफिर आया हुआ है और फारसी शब्द जो हैं उस्ताद, दर्जी, शागिर्द, ये फारसी शब्द आए हुए हैं इस कविता में। तो हम इस तरह से इस कविता के बारे में लिखेंगे। विशेषण नन्हा सा, इसमें जो नन्हा सा है वो विशेषण है, बछड़ा के लिए आया हुआ है, ठीक है। तो कविता की मूल भाषा मलयालम भाषा में लिखी गई है, सहज भाषा में किया गया अनुवाद है। इसका अनुवाद किया गया था असद जैदी ने, इसका अनुवाद किया था, आपने पढ़ाई है। तो इस तरह से हम इसका उत्तर लिखेंगे। इन सभी प्रश्नों के उत्तर अगर आप लिखित रूप में जानना चाहते हैं तो हम लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप क्लिक करके इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप लिखित रूप में देख सकते हैं। अभी मैं सिर्फ बोल के आपको समझा रहा हूँ, आप समझते जाइए। प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित अवतरण की सप्रसंग व्याख्या कीजिए कि पर जो कपड़े नहीं सिएगा सपने भी नहीं देख सकेगा, सुई की चमकीली नोक पर टिकी है आज़ादी। अब यहाँ पे क्या करना है, सप्रसंग, उस पर तो काव्य सौंदर्य लिखा था, अब यहाँ पे आपको प्रसंग भी लिखना है। कैसे लिखेंगे, ध्यान दें कि सप्रसंग व्याख्या करनी है। उसके लिए आपको 3 अंक निर्धारित किए गए हैं। अथवा में प्रश्न दिया हुआ, चाहे ये करिए चाहे ये करिए, दोनों में से जौन सा भी आपको सरल और सहज लग रहा है उसको करते हैं। तो सबसे पहले प्रसंग कैसे लिखोगे आप, इस प्रश्न का उत्तर नंबर 29, फिर लिखेंगे प्रसंग लिखने के लिए कि लिखेंगे प्रस्तुत जो अंश है, अंश जो यहाँ अवतरण दिया हुआ है, अवतरण या अंश बालचंद्र चुल्लीकाड की कविता आज़ादी से लिया गया है। इसमें दर्जी का शागिर्द आज़ादी के बारे में प्रश्न करता है,
और वह अलग अलग ढंग से अपनी जिज्ञासा को शांत करना चाहता है। कई प्रश्न पूछता है, शांत करना चाहता है। इस पर दर्जी उसे कर्म की प्रेरणा दे रहे हैं या प्रेरित कर रहे हैं कर्म के बारे में, कि निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, उसकी प्रेरणा दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में प्रसंग लिख लिया, उसके बाद में आप व्याख्या लिखोगे। व्याख्या लिखोगे तो सिल की नोक पर आज़ादी टिकी हुई है कि जो कपड़े नहीं सिएगा सपने भी नहीं देख सकेगा, कि सुई चलती रहेगी कपड़े सिए जाएंगे, अर्थात कर्म जारी रहेगा तो आज़ादी बनी रहेगी। कर्म करने में ही आज़ादी है, कि निरंतर कर्म करने में ही हमारी आज़ादी है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए उसकी अपेक्षित कार्यों को पूरी निष्ठा से करना ही आज़ादी है। जो उसके कार्य हैं उनको पूरी निष्ठा से ही करना क्या है, आज़ादी है। कि सुई की चमकीली नोक पर ही टिकी आज़ादी है। जो सुई है उसकी नोक पर ही आज़ादी टिकी हुई है। जिसने कार्य नहीं किया है उसे सपने देखने और आज़ादी भोगने का अधिकार नहीं है। जब आप कर्म ही नहीं करोगे तो आप क्या सपने देख पाओगे। आज़ादी को भोगने के लिए कर्तव्य बोध अति आवश्यक है। इस तरह से इसकी व्याख्या आप लिख देंगे। अब अथवा में ये दोहे पाठ से लिया गया है कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। इसका भी सबसे पहले प्रसंग कि प्रस्तुत दोहा कवि वृंद द्वारा रचित है। इसमें अभ्यास की महिमा उदाहरण के माध्यम से बहुत ही सशक्त रूप में व्यक्त की गई है, कि इसमें अभ्यास की निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए, उसकी व्याख्या की गई है। अब सबसे पहले व्याख्या क्या लिखोगे, व्याख्या लिखोगे कि निरंतर अभ्यास करने से मूर्ख लोग भी विद्वान बन जाते हैं। कई करत करत अभ्यास थे जड़मति होत सुजान। जो जड़मति किसके लिए आया है, मूर्ख व्यक्ति के लिए आया है, कि जो मूर्ख लोग हैं वो सुजान, सुजान का मतलब विद्वान, वह भी विद्वान बन जाते हैं। जिस प्रकार कुएं के कठोर पत्थर पर भी रस्सी के बार बार आने जाने से निशान पड़ जाता है, उसी तरीके से जो अल्प बुद्धि वाले लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, वो भी विद्वान बन जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको सप्रसंग इसकी व्याख्या करनी है। इसके लिए 3 प्रश्न निर्धारित किए गए हैं, 3 अंक निर्धारित किए गए हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 30 कि निम्नलिखित प्रश्नों में किन्हीं 3 के उत्तर 20 से 25 शब्दों में देने हैं। प्रश्न है पहला का कि नैना देत बताए सब, दोहे में आँखों की किस विशेषता का उल्लेख किया गया है। इसका उत्तर आप लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे उत्तर 30 का। लेकिन आपको यहाँ 4 प्रश्न दिए गए हैं, केवल 3 ही करने हैं। कि नैना देत बताए सब, दोहे में आँखों के भावों के स्पष्ट प्रदर्शन का उल्लेख किया गया है, कि नैना के माध्यम से हृदय में जो भी हित और अहित की बातें हैं, कि नैना के माध्यम से हृदय में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों भावों को देखा जा सकता है। ठीक उसी प्रकार जैसे साफ दर्पण स्पष्ट रूप से जो जैसा है वैसा ही प्रतिबिंब दिखाता है। कि नैना देत बताए सब, आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए दोहा कि नैना देत बताए सब, ये को हेत अहेत, जैसे निर्मल आरसी भली बुरी कहे देत। अब अगला प्रश्न है आज़ादी। आज़ादी कविता में क्या संदेश दिया गया है। आपने आज़ादी पढ़ा है कि कर्म करते ही रहना, तो उत्तर लिखेंगे आज़ादी गुणवत्ता में कर्तव्य बोध की प्रेरणा देती है। और कहा गया है कि मेहनत, निष्ठा और लगन से अपना कर्तव्य करने वाला व्यक्ति ही आज़ादी का सही मायने में अधिकारी है। ठीक है। प्रश्न ग, निंदक को निकट रखने का क्या आशय है। तुरंत ही निंदक वाला जो दोहा है वो याद आ जाना चाहिए कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करत सुभाए। तो इसका उत्तर होगा कि निंदक को निकट रखना लाभकारी है। वह हमारे स्वभाव के सभी नकारात्मक पक्षों को उजागर करता है, जिन्हें सुधार कर हम अपने स्वभाव को उत्कृष्ट बना सकते हैं। आज़ादी कविता के अंत में शागिर्द ने सुई में धागा पिरोने का निर्णय क्यों लिया। इसका उत्तर होगा कि आज़ादी कविता के अंत में शागिर्द को दर्जी द्वारा दिए गए उत्तर से संतुष्टि मिल गई, क्योंकि कई संदर्भों में
जो शागिर्द है वो अपने उस्ताद से प्रश्न पूछता है, फिर उसके बाद जो उस्ताद है शागिर्द को आज़ादी का महत्व विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से समझाता है, तो जो उसके मन में जो प्रश्न है वो उनके जवाब मिल जाता है कि उसकी जिज्ञासा शांत हुई कि आज़ादी कर्म करने का नाम है। वह अपने कार्य के प्रति प्रेरित हुआ और सुई में धागा पिरोने लगा। इस तरह से आप 4 प्रश्नों में से 3 प्रश्नों के उत्तर देंगे। 6 अंक के निर्धारित हैं। प्रश्न नंबर 31, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 के उत्तर 20 से 25 शब्दों में लिखिए। ये तो 20 से 25 शब्द लिखे हैं तो ज़्यादा बड़ा उत्तर नहीं है। शतरंज के खिलाड़ी कहानी में मुख्य पात्र कौन है और उनके आपसी संबंध का मूल आधार क्या है? ये इस प्रश्न का उत्तर। पहले आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे कि प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। अगर आपने कहानी को अच्छे से पढ़ा है तो आप उत्तर आसानी से दे पाएंगे। शतरंज के खिलाड़ी कहानी में उत्तर लिखेंगे। उत्तर मैंने आपको बताया है कैसे लिखना है कि 31 का, अगर आप का उत्तर दे रहे हो तो का उत्तर 31 में का, फिर अपना उत्तर लिखना शुरू करेंगे कि शतरंज के खिलाड़ी कहानी में मुख्य पात्र मिर्ज़ा सज्जाद अली और मीर रोशन अली हैं। दोनों समृद्ध परिवार से हैं, अतः जीविका चलाने की कोई चिंता नहीं है। उनके आपसी संबंध का मूल आधार उनका शतरंज खेलने का व्यसन यानी आदत है। वो शतरंज सबसे ज़्यादा खेलते थे। ठीक है, अब है प्रश्न ख, सुखी राजकुमार कहानी में राजकुमार के स्वभाव में क्या परिवर्तन आया? जब राजकुमार जीवित था, उत्तर लिखेंगे कि जब राजकुमार जीवित था वह केवल अपने सुख और ऐश्वर्य में ही रुचि लेता था। अपने महल के अंदर ही रहा करता था। वह आत्म केंद्रित था, अपने आप में ही डूबा रहता था। परंतु मरने के बाद उसे सबके दुख दिखाई देने लगे। वह दुखी रहने लगा। मानवीय संवेदनाओं का संचार हुआ कि उसकी जो मूर्ति थी वो ऊंचे स्थान पर लगा दी गई थी, जिससे वो पूरे शहर को देखता रहता था। तो यही उसके स्वभाव में परिवर्तन आया। ग, शतरंज के खिलाड़ी कहानी में चित्रित नगर कैसा था? जो शतरंज का खिलाड़ी है उसमें जो शहर का वर्णन किया गया है नगर का, वो कैसा था उसके बारे में आपको उत्तर लिखना है कि शतरंज के खिलाड़ी कहानी में वाजिद अली शाह का समय था। लखनऊ विलासिता के रंग में डूबा हुआ था। अमीर गरीब सभी किसी न किसी लत और विलासिता में डूबे हुए थे और सभी एक दूसरे से निरपेक्ष थे, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं थे। ख, सुखी राजकुमार कहानी में रूप और कर्म में से किसे महत्व दिया गया है? कि रूप और कर्म में से किसको महत्व दिया गया है, इसका उत्तर लिखना है। सुखी राजकुमार आपने कहानी पढ़ी है तो आसानी से इसका जवाब आप लिख पाएंगे कि कर्म को महत्व सबसे ज़्यादा किसको महत्व दिया गया है? कर्म को महत्व दिया गया है। कि प्रारंभ में राजकुमार की प्रतिमा की सब सराहना करते हैं, पर अंत तक वह प्रतिमा अत्यंत कुरूप हो जाती है, क्योंकि वह अपने अंगों को अपनी आवश्यकता के अनुसार जिन लोगों को देना चाहता है उन्हें दे देता है गौरैया के माध्यम से। तो उसकी जो प्रतिमा है वो अत्यंत कुरूप हो जाती है। यद्यपि मेयर आदि को वह पत्थर का भिखारी मालूम होता है, परंतु गौरैया राजकुमार के कर्म सौंदर्य के कारण ही प्रेम करती है। ईश्वर गौरैया और राजकुमार को स्वर्ग में स्थान देते हैं। इस तरह से प्रश्न नंबर 31 में आप 4 प्रश्नों में से कोई 3 प्रश्न करेंगे। इनके लिए आपके लिए 6 अंक निर्धारित किए गए हैं। प्रश्न नंबर 32, कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 के उत्तर लिखिए। अब यहाँ पे 3 प्रश्न हैं, 3 में से केवल आपको 2 ही प्रश्न करने हैं। कि सुखी राजकुमार कहानी में गौरैया को स्वर्ग में स्थान क्यों मिलता है? कहानी पढ़ी है कि उस कहानी में दिया हुआ है कि गौरैया राजकुमार की संगति में लोगों के दुख दर्द बांटती है। कि राजकुमार के कहने पर जो गौरैया है वो लोगों के दुख दर्द बांटने में सहयोग करती है। राजकुमार के गुणों से प्रभावित है, स्वयं अपने प्राण दे देती है। उसके प्रेम, समर्पण और त्याग के कारण उसे स्वर्ग में स्थान मिलता है। प्रश्न ख,
कि शतरंज के खिलाड़ी कहानी का अंत दुखद क्यों था। शतरंज के खिलाड़ी कहानी का अंत जो था वो दुखद क्यों था। उत्तर होगा कि कहानी शतरंज के खिलाड़ी के अंत में समाज के विलासिता में डूबे होने के कारण न तो देश बचता है और न ही व्यक्ति। नवाब बंदी हो गए और मीर और मिर्ज़ा अपनी झूठी शान के कारण एक दूसरे की हत्या कर देते हैं, इसलिए इस कहानी का अंत दुखद होता है। प्रश्न ग, किसी भी कार्य की अति दुखदायी होती है। किसी भी कार्य की जो अति है यानी अत्यधिकता है वो दुखदायी होती है। शतरंज के खिलाड़ी पाठ के आधार पर कथन की समीक्षा कीजिए कि किस तरह से दुखदायी होती है। उत्तर है कि शतरंज के खिलाड़ी कहानी में पूरी जनता राग रंग में डूबी हुई है। संसार में होने वाली घटनाओं में किसी की दिलचस्पी नहीं है। अत्यधिक ऐश्वर्य अकर्मण्यता के कारण जनता गुलाम रह गई। नवाब बंदी हो गए और मीर और मिर्जा जान से हाथ धो बैठे। अत्यधिक विलासिता अत्यंत घातक सिद्ध हुई। प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर जो 33 है वो आपका कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह गद्यांश ध्यान से पढ़ना है कि ये किस पाठ से आया हुआ है। सबसे पहले ये भी ध्यान रखना है और इस पाठ के लेखक का नाम भी ध्यान रखना है। पढ़ते हैं कि दूसरे दिन मेयर अन्य सदस्यों के साथ टहल रहा था। जब वह वहाँ से गुजरे तो मेयर ने उसकी ओर देखा और कहा, कितनी भद्दी लग रही है यह प्रतिमा। हाँ, कितनी भद्दी है, सदस्यों ने कहा, जो हमेशा मेयर की हाँ में हाँ मिलाते थे। उसकी तलवार से लाल गिर गया है, उसकी आंखें गायब हैं और उसका सोना उतर गया है। यह तो बिल्कुल पत्थर का भिखारी मालूम होता है। उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम उल्लेख करते हुए बताइए कि सबसे पहले पाठ कौन सा है, सुखी राजकुमार। ठीक है, सुखी राजकुमार। और लेखक का नाम क्या है, ऑस्कर वाइल्ड है। लेखक का नाम ऑस्कर वाइल्ड। पाठ और कवि या लेखकों की वीडियो भी बनाई हुई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप प्रत्येक पाठ के लेखक कवियों के नाम पढ़ सकते हैं, याद कर लें। अब प्रश्न इनके लिए आधा आधा अंक निर्धारित किया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना, पाठ का नाम और लेखक का नाम के लिए आधा आधा यानी 1 अंक मिलेगा आपको। उसके बाद ये 2-2 अंक के प्रश्न हैं। पत्थर का भिखारी किसे कहा गया है, बताएं कि पत्थर का भिखारी किसे कहा गया है। कि जब राजकुमार अपने अंगों पर लगे बहुमूल्य रत्नों को दान कर लोगों का दुख दूर करता है तो उसकी पहचान सुखी राजकुमार से पत्थर का भिखारी हो जाती है। ये आपको पता होगा। किसको कहा गया है, सुखी राजकुमार को। और क्यों कहा गया है ये भी आप इसमें स्पष्ट कर देना कि किस लिए कहा गया है। गद्यांश का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। कि नगर का मेयर, इसको पढ़ने के बाद में इसका मूल भाव क्या समझाना चाह रहे हैं वो आप लिखना है। कि नगर का मेयर अपने चाटुकारों के साथ भ्रमण के दौरान देखता है कि राजकुमार की प्रतिमा पर लगे बहुमूल्य रत्न नहीं है, जिसके अभाव में प्रतिमा कुरूप लग रही है। इसलिए राजकुमार की प्रतिमा को पत्थर का भिखारी कहा गया है। मेयर को नगर की जनता के दुख नहीं दिखते, परंतु मूर्ति का भद्दापन दिख जाता है। सभासद भी चापलूस हैं, वे हर बात में हाँ भरते हैं। रूप का वर्चस्व है, कर्म का अभाव है। इस तरह से आप इसका अर्थ लिख देंगे, जो भी आप अपने शब्दों में इसको लिख देना है। अथवा दोनों में से जौन सा भी आपको अच्छे से आ रहा है उसे करेंगे। दोनों जख्म खाकर गिरे और दोनों ने वहीं तड़प तड़प कर जाने दे दी। अपने बादशाह के लिए जिनकी आंखों से एक बूंद आंसू ना निकला, वही दोनों प्राणियों ने शतरंज के वजीर की रक्षा में प्राण दे दिए। अंधेरा हो चला था, बाजी बिछी हुई थी। दोनों बादशाह अपने अपने सिंहासनों पर बैठे हुए मानो इन दोनों वीरों की मृत्यु पर रो रहे थे।
उपरोक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम उल्लेख करते हुए बताइए कि सबसे पहले आपको पाठ का नाम बताना है। पाठ पढ़ते ही, ये गद्यांश पढ़ते ही पाठ का नाम आपको आ जाना चाहिए कि शतरंज के खिलाड़ी। पाठ का नाम है शतरंज के खिलाड़ी और इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। अब पहले प्रश्न का उत्तर दीजिए कि दोनों ने शतरंज के वजीर की रक्षा में प्राण क्यों दे दिए। उत्तर होगा कि मीर और मिर्जा शतरंज की बाजी के दौरान अत्यंत हिंसक हो उठे और विषाद के मोहरों पर हुए झगड़ों में अप्रासंगिक बातें भी होने लगी और दोनों ने एक दूसरे से जख्मी हो प्राण दे दिए। प्रश्न ख कि दोनों बादशाह इन दोनों वीरों की मृत्यु पर क्यों रो रहे थे। कि दोनों बादशाह इन दोनों वीरों की मृत्यु पर इसलिए रो रहे थे क्योंकि शतरंज की लत के चलते जिन्होंने अपने कर्तव्य से सदैव मुंह चुराया और जिन्होंने अपने शासक वाजिद अली शाह के साथ मिलकर देश को गुलामी से मुक्त करने के लिए अपने जीवन अर्पण करने के बजाय वही मीर और मिर्जा शतरंज के खेल पर अपनी जान से हाथ धो बैठे, उनका जीवन व्यर्थ गया। प्रश्न 34 कि निम्नलिखित अवतरण की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। अभी तो आपने उनके प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। इस प्रश्न में आपको इस गद्यांश को पढ़ करके इसकी सप्रसंग व्याख्या करनी है। कि शहर में ना तो कोई हलचल थी, न मारकाट, एक बूंद भी खून नहीं गिरा था। यहाँ तक किसी स्वाधीन देश के राजा की पराजय इतनी शांति से इस तरह खून बहे बिना ना हुई होगी। यह वह अहिंसा न थी जिस पर देवगण प्रसन्न होते, यह वह कायरपन था जिस पर बड़े बड़े कायर भी आंसू बहाते हैं। अब इसका आपको प्रसंग लिखना है। प्रसंग में बताया था कि प्रसंग कैसे लिखना है। आपको पाठ का नाम, लेखक का नाम बताना होता है कि यह गद्यांश मुंशी प्रेमचंद की कहानी शतरंज के खिलाड़ी से लिया गया है। फिर उसके बाद व्याख्या करनी है। इस तरह से आपको हेडिंग डाल करके लिखना है व्याख्या कि वाजिद अली शाह को अंग्रेज सेना द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। अवध जैसे विशाल राज्य का शासक बिना किसी संघर्ष के बंदी हो जाता है। उसके लिए संघर्ष करने वाला कोई नहीं, वह विलास में मगन है। अहिंसा और कायरता में बहुत अंतर है। यह अहिंसा नहीं, कायरता की पराकाष्ठा थी। इस प्रकार से कि और लिखने के बाद आपको इसमें भाषा सौंदर्य भी लिखना है कि आगत शब्दों का प्रयोग हुआ है, जो दूसरी भाषाओं से आए हुए शब्द हैं। आगत शब्दों का प्रयोग जैसे शहर, कायरपन, इन शब्दों का यहाँ पे प्रयोग हुआ है। कायरपन। तत्सम शब्द हैं स्वाधीन, अहिंसा, देवगण, ये सब कैसे हैं, तत्सम शब्द हैं। मुहावरे भी प्रयोग हुआ है, खून बहाना, आंसू बहाना, इस पाठ में आए हुए हैं। हिंदी भाषा के हिंदुस्तानी रूप का प्रयोग हुआ है, तभी आपको इसमें 5 नंबर मिलेंगे। 5 नंबर ये नहीं है कि आपने 4 लाइनें लिख दी तो 5 नंबर नहीं, आपको अलग अलग जैसे प्रसंग भी लिखना है, फिर व्याख्या, इसका अर्थ लिखना है। अर्थ लिखने के बाद में फिर इसमें किन किन शब्दों का प्रयोग जैसे तत्सम, आगत शब्द, मुहावरे, भाषा कैसी है, ये सब लिखना होगा। तब अलग अलग 2 और 1 नंबर आपको मिलेंगे, 5 नंबर हैं। उसके बाद अथवा कि आज जब मैं मर गया हूँ तो उन्होंने मुझे इतने ऊंचे पर स्थापित कर दिया है कि मैं संसार की सारी कुरूपता और दुख दर्द देख सकता हूँ। मेरे ही नगर में इतना दुख है कि यद्यपि मेरा हृदय जस्ते का है मगर फिर भी फटा जा रहा है। यह किस पाठ से लिया गया है, प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में यह गद्यांश ऑस्कर वाइल्ड की कहानी सुखी राजकुमार से लिया गया है। व्याख्या में लिखेंगे कि जब राजकुमार जीवित था तब उसे अपने सुख के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं देता था। उसके चारों ओर सुख सुविधाएं थी, वह आत्म केंद्रित था। उसे दूसरों के दुखों का कोई ज्ञान नहीं था। परंतु मृत्यु के बाद जब वह प्रतिमा रूप में स्थापित हुआ तो उसे वहाँ से सभी दुख दिखाई देने लगे और अपने नगर में इतने अधिक दुख से वह अत्यंत व्यथित हो गया था, दुखी हो गया था। इसमें आत्मकथन शैली का प्रयोग हुआ है, जीवन के प्रति नई दृष्टि से साक्षात्कार है, मुहावरों का प्रयोग है जैसे हृदय फटना।
प्रश्न नंबर 35, निम्नलिखित गद्यांश का सार 1/3 शब्दों में लिखिए। 5 नंबर का पूछा जा रहा है। राष्ट्रीय जागृति तभी सशक्त होती है, तभी कारगर होती है जब उसके पीछे संस्कृति की जागृति हो, और यह तो विदित ही है कि कभी भी संस्कृति की आत्मा उसके साहित्य में अर्थात उसकी भाषा में है। इस तरह से इस प्रश्न को आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। ये जो गद्यांश है इसको आपको ध्यान से लिखना है और इसका 1/3 शब्दों में वर्णन करना है, दोबारा अपने ही शब्दों में, ठीक है। इन प्रश्नों के उत्तर आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया जाएगा, वहाँ से देख करके आप इन प्रश्नों के उत्तर आसानी से लिख सकते हैं। आपको सार लेखन, पत्र लेखन और निबंध लेखन अलग से पढ़ाए हुए हैं, वहाँ से देख करके आप इन प्रश्नों के उत्तर आसानी से समझ सकते हैं कि कैसे लिखवाया जाएगा। प्रश्न नंबर 36 में अपने बड़े भाई को पत्र लिखकर जानकारी दें कि आप बोर्ड की आगामी परीक्षा के लिए किस प्रकार से तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले इस प्रश्न को पढ़ते ही आप यह पहचान करोगे कि यह पत्र किस प्रकार का है, औपचारिक है या अनौपचारिक है। तो यह है अनौपचारिक पत्र। कौन सा है? अनौपचारिक पत्र। तो अनौपचारिक पत्र कैसे लिखे जाते हैं ये सभी समझाया है, और इसमें अपने क्षेत्र में बढ़ रहे अपराधों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए स्थानीय पुलिस अधिकारी को पत्र लिखे। यह है आपका औपचारिक पत्र। प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 300 शब्दों में निबंध लिखना है। पर्यावरण हमारा, सब पढ़ें आगे बढ़ें, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, ये सदी स्त्रियों की है। यानी कि आपको यहाँ 4 विषय दिए गए हैं, चारों में से जो भी आपको अच्छा लगे, जिस पर आप सबसे ज़्यादा लिख सको, उसे चयन करते हुए एक विषय पर लिखना है। जैसे पर्यावरण हमारा पे आप आसानी से लिख सकते हैं, स्वच्छ भारत पर आप आसानी से लिख सकते हैं। तो जो भी आपको उचित लगे वो लिख सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इन प्रश्नों का अगर जवाब जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप आसानी से इनको पढ़ सकते हैं। तो जितना हो सकता है मैंने इस प्रश्न पत्र को करवाने का प्रयास किया है। आप एक बार फिर से पूरी वीडियो देख करके फिर से समझ लें। धन्यवाद।